तो हम क्या देख रहे थे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग को क्या देखा है, कीवर्ड है प्रोसीजर ऑफ फाइनलाइजेशन। पहला कीवर्ड फाइनलाइजेशन, दूसरा ऑथराइजेशन, और तीसरा है अकाउंटल। और किसका अकाउंटल, पेंशन पेमेंट का, राइट। उसके साथ साथ और पेमेंट किसके अकाउंटल के बारे में पढ़ेंगे, कंपनसेट फंड के बारे में। ये इन चैप्टर के कीवर्ड है, राइट। सेटिंग ऑफ द सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस, सीपाओ, एक सीपाओ गठन किया जाना है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, है ना। और उसके बाद में 7.1 हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर है डील करता है किसके बारे में, ऑल एस्पेक्ट ऑफ पेंशन ऑथराइजेशन। ये तो आपके हेडिंग में लिखा हुआ है ना। ये जो है आपके पेंशन ऑथराइजेशन के ऑल एस्पेक्ट के बारे में डील करता है, राइट। उसके अलावा सेंट्रल सिविल पेंशनर्स के बारे में, ना कि स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में नहीं है, ये सेंट्रल सिविल पेंशनर्स के बारे में। सिविल का मतलब है डिफेंस वाले नहीं होंगे, राइट। दिस चैप्टर ऑल्सो डील विद द बजटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द पेंशन ग्रांट एंड अकाउंटिंग सिस्टम फॉर पेंशन। तो ये बजटिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। द प्रोसीजर डिटेल्स रिलेटिंग टू द पेंशन ऑथराइजेशन, ट्रांसफर ऑफ पेंशन। तो देखिए, अब पेंशन ऑथराइजेशन है, राइट। और ये ट्रांसफर ऑफ पेंशन का मतलब समझते हैं, होता क्या है ना कि पेंशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके ऊपर में एक केस भी हुआ है, देखिएगा ध्यान से, कि अगर आपकी जो सैलरी है, राइट, आपकी जो सैलरी है ना, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयड हैं। वो चाहे तो आपको काम के अगेंस्ट में सैलरी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, जो चाहे तो कर सकता है। लेकिन पेंशन के साथ ऐसा नहीं किया सकता है, ठीक है। पेंशन को फंडामेंटल राइट गिना गया है, आर्टिकल 21, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट है, एफआर है ये, ठीक है। और एफआर होने की वजह से आप इसको कहीं भी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक स्टाफ है, राइट, उसका घर है पंजाब, पीजे सॉरी, और उसने नौकरी की है बिहार में, ठीक है। और बिहार में नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो गया और चला गया वापस अपने घर पंजाब। जा सकता है कि नहीं जा सकता है। या उसका जो बेटा है नहीं दिख रहा है। उसकी नौकरी लगी तमिल, हाँ क्या हुआ, हेलो सर स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ, आवाज क्लियर। स्क्रीन फिर से चला, स्क्रीन फिर चला गया। नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है स्क्रीन। हेलो आ रहा है ना, ठीक। स्क्रीन दिख रहा है वो सर। बीच बीच में, हाँ सर अभी आया। नहीं देखिए, बीच में फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज, उसलिए क्योंकि घर के बगल में काम लगा हुआ है, ठीक है ना। खैर, थोड़ा सा बेयर विद मी। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार का, पंजाब का कोई स्टाफ है, मैंने पंजाब का कोई आदमी है जो कि बिहार में उसने नौकरी की है, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद में वापस चला गया पंजाब। जा सकता है कि नहीं जा सकता है अपने घर, है कि नहीं। हाँ भी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए कि उसका बेटा है, उसने तमिलनाडु में नौकरी की है, तो अपने बेटे के पास तमिलनाडु चला गया, राइट। अब घर है पंजाब, होम टाउन है पंजाब, उसने नौकरी की बिहार में, और अब वो कहाँ जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। ऐसी स्थिति में उसको पेंशन कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी। इसी को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ पेंशन, देख रहे हैं आप। एंड बैंकिंग अरेंजमेंट, तो जब पेंशन ट्रांसफर करेंगे तो बैंकिंग अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पेंशन पेमेंट हैज आल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड, राइट। अब यहाँ पे जो मेन आपका एमसीक्यू बनता है वो कौन सा बनता है, सिपाहो ऑफिस स्टेब्लिश कब हुआ, 1 जनवरी 1990, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, घोल के पी लीजिए भाई, 1000 बार पूछा जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, जो भी आपका एमसीक्यू बनता है ना उसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उसको ध्यान से देख सकें। और बाद में मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को सुविधा होगी, दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ जाए। ओके सर। जी सर। यस सर। तो जो भी एमसीक्यू, हाँ जो भी मेरे हिसाब से एमसीक्यू होगा उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा, राइट। तो पहला क्या है कि सिपाहो स्टेब्लिश कब किया गया, 1 जनवरी 1990 को। ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा भी जाएगा, है ना। फिर से हम आ जाते हैं रेड में, देख लेते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ सेंट्रल सिविल पहले बता दिया, एंड पेंशन टू फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी है। तो ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पेंशन टू फ्रीडम फाइटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, चलिए आगे देख लेते हैं। Yes. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो पहले इसका काम किसके पास में था, सीएजी के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी हमारे पास में था, स्टेट गवर्नमेंट वाला तो आज भी है ना। उनको रिलीव कर दिया गया अपनी ड्यूटी से, राइट। और एज इंडिकेटेड इन एनेक्सर ए, एक साथ रिलीव नहीं किया गया, धीरे धीरे किया गया है, समझ गए। द सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस, तो ये एनेक्सर ए याद करने की जरूरत नहीं है आपको अपने टेंशन लेने का।
याद क्या करना है, पहला 1 जनवरी 1990 याद कर लेना है, ठीक है, और दूसरा याद कर लेना है फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना। एक 90 पहला, दूसरा क्या याद करना है, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर थ्रू ऑथराइज्ड बैंक। अब क्या किया गया कि पहले ट्रेजरी से भी पेमेंट होता था, शायद ऑथराइज्ड बैंक से पेमेंट होता या था या नहीं होता था मुझे याद नहीं है, लेकिन अब जो पेमेंट होता है ना वो ऑथराइज्ड बैंक से पेमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोर फंक्शन आर मेनली प्रिपरेशन ऑफ बजट अंडर द पेंशन ग्रांट। तो किसका कोर फंक्शन, सीपाओ का, सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस का कोर फंक्शन क्या है, वो बजट बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, समझे कि नहीं, ताकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया जा सके, है ना। अंडर पेंशन ग्रांट इश्यू ऑफ स्पेशल सील अथॉरिटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सील अथॉरिटी। अच्छा, आप लोग में से कोई पेंशन में काम करता है? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, स्पेशल सील अथॉरिटी कुछ होता है, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताऊं, जैसे कि बिहार सरकार है, ठीक है, अब उसका कोई आदमी है जो कि झारखंड से रिटायर कर गया, झारखंड में ही रह रहा है, और पेंशन देना है बिहार को, ठीक है ना। तो बिहार पेंशन नहीं देता है, बिहार कैलकुलेट करता है, ठीक है, और एक स्पेशल सील अथॉरिटी बनाता है SSA, ठीक है, और वो बना करके किसको देता है, झारखंड एजी को, समझे कि नहीं। और झारखंड एजी फिर उसका पेमेंट पेंशन करती है, पेमेंट। स्पेशल सील अथॉरिटी इस तरह का होता है, राइट, टू द ऑथराइज्ड बैंक फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन। अब ये क्या कि स्टेट गवर्नमेंट का मामले में मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट है ना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्जांपल में वो क्या होता है, स्पेशल सील अथॉरिटी किसको जाता है, ऑथराइज्ड बैंक को। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सिपाहो ऑफिस देता है स्पेशल सील अथॉरिटी, वो किसको देता है, वही बैंक को देता है ना। ये बिहार वाला एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट में होता है, जो आपका लाइव में होता है, आपको एक्चुअल में काम इसी में करना है ना, और आपको ऑथराइज बैंक में आपको जो काम होगा वो आप लोग को MCQ में देना है, राइट। अकाउंटिंग ऑफ पेंशन, दूसरा काम क्या करता है, अकाउंटिंग ऑफ पेंशन करता है कौन, सिपाहो ऑफिस। रिकंसिलेशन का काम भी करता है विद बैंक, कितना पेमेंट किया, एंड रिजर्व बैंक के साथ भी रिकंसिलेशन करता है, और उसका ऑडिट भी करता है बैंक का, ये वाला। तो अब आपको सिपाहो ऑफिस के 4 काम पता चल गए होंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं सिपाहो ऑफिस के 4 काम कौन से हैं भाई। तो भाई सबसे पहला काम तो इसका है कि वो क्या करता है, ठीक है, बजट प्रिपेयर करता है, पहला काम बजट, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, पेंशन ग्रांट करता है, अंडर द पेंशन ग्रांट बनाना, स्पेशल सील अथॉरिटी इशू करता है, SSA इशू करता है, किसको, बैंक को, ठीक है। तीसरा काम क्या करता है, अकाउंटिंग ऑफ पेंशन, ठीक है, अकाउंटिंग करता है पेंशन का, और चौथा काम क्या करता है, रिकंसिलेशन करता है। ये 4 काम करता है। क्लियर, समझ में आया बात, हाँ या ना बताइए। यस सर। हाँ सर। है ना। चलिए लेकिन सर किस चीज का रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा कीजिए आप, ठीक है। देखिए अभी क्या कि हमने स्पेशल सील अथॉरिटी इशू किया, बैंक को किया ना, और बैंक ने पेमेंट किया कि नहीं किया। तो जितना हमने स्पेशल सील अथॉरिटी इशू किया है उससे कम पेमेंट किया कि ज्यादा पेमेंट किया है, इसी बात का रिकंसिलेशन। आप समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ सर, है कि नहीं, समझ गए ना। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं अगला, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन रूल, ठीक है। तो 7.2 में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए पेंशन रूल्स। तो हम लोग को किसके बारे में जानना है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पेंशन रूल, है ना। अगर पेंशन रूल कीवर्ड है हमारे पास में, तो अब अपने को क्या देखना है कि कौन से मामले में कौन सा पेंशन रूल लागू पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल सिविल पेंशनर्स अदर देन रेलवे पोस्ट, RPTD को छोड़ दिया जाए, तो हम लोग के ऊपर जो लागू पड़ता है वो CCS पेंशन रूल 1972 लागू पड़ता है। आपको याद क्या करना है, 1972, ये कीवर्ड है आपका। और RPTD इसमें लागू नहीं है, RPTD नॉट एप्लीकेबल, समझ गए, ये पहला वाला हो गया, राइट। जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS और IFS के मामले में, यहाँ पे देख लीजिए ऑल इंडिया सर्विसेज ही पता है ना, IAS IPS और IFS के मामले में, F माने फॉरेस्ट सर्विस, ये 1958 में लागू पड़ता है, समझ गए। तो हमारे लिए बाद में बना, उनके लिए पहले बना, ठीक है।
तीसरा क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए 1951 में बन गया था उनका रूल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 1959 में, ये कटा हुआ है ना यहाँ पे, ये 1959। ठीक है, हाईकोर्ट के जज के लिए आपको क्या ऐड करना है, केवल ईयर। प्राइवेट है, हाँ सर, Thank you. सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए प्राइवेट है तो मिटा देते हैं। ठीक है, तो खाली आपको यही याद करना है ना। तो हाई कोर्ट के जज के लिए आपको 1954, राइट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये बाद में बना होगा, इसीलिए इसको 1985 दिया गया है ना। ये देखिए, इसका 1985 में नियम बना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1954, जस्ट प्रेसिडेंट के बाद में। आप लोगों को प्रेसिडेंट का याद हो गया होगा, प्रेसिडेंट का कितने में था, 1951 में था ना, है कि नहीं। तो एमसी का कितना में दे दिया, 1954 में, है ना। इसी तरीके से याद करना है, मतलब रटना नहीं है, आपको रिलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा भी था सेंट्रल फ्रीडम, सेंट्रल सिविल सर्विस का था 1972 था, फ्रीडम फाइटर का भी 72 दिया हुआ देखिए, और सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स भी था 1972 में ही। एक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम एक नया है, ये 1980 में आया है। इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के नियम याद करने, तो नियम के सारे लैंग्वेज तो सेम टू सेम रहते हैं, खाली आपका ईयर चेंज रहता है, तो आपको ईयर के हिसाब से देख लेना है। क्लियर हुआ है ना, बताइए। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी सर। है ना। चलिए 7.3 में आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर यूनिवर्सिटी का पेंशन अब ये क्या है? कौन करता है? जो जैसे हम लोग रांची नहीं करते यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। नहीं, तो रांची यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हम लोग नहीं करते हैं, वो उसका एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उसको ऑटोनोमस बॉडी अच्छा। बोलते हैं ना, हाँ हाँ है ना। ऑटोनोमस बॉडी का हम लोग नहीं करते हैं, है ना। हम लोग तो सेंट्रल का हम लोग नहीं करते हैं, पर सिपाव करता है, स्टेट का हम लोग करते हैं, स्टेट में वही नहीं आता है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है सर। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ, अब अगला कीवर्ड क्या है भाई, अगला कीवर्ड है हमारे पास में, रेड में आ जाएंगे, डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन। तो पहले पेंशन डिटरमाइन करेंगे और ऑथराइज करेंगे, ठीक है, अमाउंट कितना होगा पेंशन का, एंड ग्रेच्युटी का भी। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको जब आप पढ़ेंगे एमएसओ एएनडी वॉल्यूम 1 चैप्टर 14 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो भी पेंशन है उसमें ग्रेच्युटी शामिल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चैप्टर 14 क्या लिखता है कि पेंशन इज इक्वल टू पेंशन प्लस ग्रेच्युटी। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेच्युटी शामिल ही है तो आपको ग्रेच्युटी के साथ में इसको देखना है ना, अमाउंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी, राइट। इसीलिए आप देखते होंगे कि पेंशन इंटीमेशन ऑर्डर के अलावा एक ग्रेच्युटी का ऑर्डर अलग से निकलता है, राइट। अब रोल ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द ऑफिस हमारा कौन है आपको पता है ना, डीएजी एडमिन, है ना। उसी तरीके से हम लोग जब पढ़ते हैं सीपीडब्ल्यू जब हम लोग पढ़ते हैं सीपीडब्ल्यूए कोड, तो उसमें से हेड ऑफ द ऑफिस कौन होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है कि नहीं होता है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं ना कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हम डिवीजन के हिसाब से चलते हैं, एरिया ऑफिस के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, तो हम जो एग्जांपल देंगे वो डिवीजन के हिसाब से देंगे, राइट। तो अब आप देखिएगा कि हेड ऑफ द ऑफिस की बात क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या रोल है ना। तो अब आप देखेंगे डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या रोल है पेंशन के मामले में, क्योंकि हमने वहाँ पेंशन बनाया हुआ है, इसीलिए हमको वहाँ से पता है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास में एक वेबसाइट है, एजी ऑफिस की बनी हुई वेबसाइट है, ठीक। तो उसमें एम्प्लॉय का अपने अकाउंट से या अपने लॉगिन आईडी से वहाँ पे पेंशन का सारा डाटा वो भरता है अपना, जो सर्विस बुक में मेंटेन होता है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लॉगिन आईडी से पेंशन कैलकुलेट होता है और फिर वो फॉरवर्डेड टू एजी होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्सपीडियस पेंशन पेमेंट। अब अपन को क्या करना है, पेंशन पेमेंट एक्सपीडियस करना है, क्या है जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसी के आधार पर ये नियम बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्यों है भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको ना, ये फंडामेंटल राइट है पेंशन पेमेंट, और फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिफोर रिटायरमेंट मिलना चाहिए, इसको मिलना नहीं चाहिए, बिफोर रिटायरमेंट ये पेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ गए।
अगर बिफोर रिटायरमेंट होगा तो एक्सपीडियंट पेंशन पेमेंट करना होगा ना। द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गिवन सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। द हेड ऑफ द ऑफिस अंडरटेक्स द वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर, ठीक है। तो डिविजनल ऑफिसर जो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिवीजन में वही प्रिपेयर करता है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द रूल्स एप्लीकेबल रिगार्डिंग टाइमलाइन। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइमलाइन के ही बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कितने महीने पहले स्टार्ट करना है, कितने महीने पहले कौन सा प्रोसेस करना है ना। इट हैज टू अंडरटेक द प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर 2 years बिफोर, 2 साल बिफोर स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको हम ग्रीन में कर देते। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है ना, और लोगों को कंफ्यूज भी करता है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। 2 year बिफोर, ये एमसीक्यू बन जाएगा आपका। द डेट ऑफ सुपर एनुएशन एंड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पेंशन पेपर 8 months प्रायर। तो स्टार्ट करना होगा 2 साल पहले, समझे, और कंप्लीट करना होगा 8 महीने पहले फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्लियर समझ में आया? हाँ ना, बताइए। जी सर। यस सर। यस सर। है ना। तो फिर बाद देख लेते हैं। 2 साल पहले सुपर एनुएशन के उसको स्टार्ट करना होगा, है ना, और 8 महीने पहले किस लेवल पे, डिवीजन के लेवल पे उसको कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है। तो अब क्या कि डिवीजन से वो 8 महीने पहले बाहर निकल जाएगा ताकि वो सिपाव को पहुंच सके, राइट। सिपाव, जब डिवीजन की बात करेंगे तो वहाँ एजी ऑफिस हो जाएगा, है ना, सिपाव मत समझिएगा आप लोग। चलिए, द हेड ऑफ द ऑफिस विल गो थ्रू द सर्विस बुक। वो क्या काम करेगा, सर्विस बुक के थ्रू जाएगा। और मजेदार बात बता दूं आपको, जितने फॉर्म्स आते हैं ना जिसमें ऑब्जेक्शन लगा होता है उसमें सर्विस बुक ही कंप्लीट नहीं होता है, समझ गए। इसीलिए पेंशन वाले को ऑब्जेक्शन लगाना पड़ता है। सर्विस बुक से इसका डाटा मिलता ही नहीं है, तो ये मिलाना है भाई ऑफ द एम्प्लॉय एंड इंश्योर दैट द सर्विस इज वेरीफाइड। सर्विस वेरिफिकेशन भी नहीं किया रहता है, समझे। एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। सर्विस बुक जो होता है इनकम्प्लीट आता है, भरा हुआ, समझ गए। ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? इसमें ऑब्जेक्शन लगता है। चलिए, हेड ऑफ द ऑफिस विल फर्निश अ सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट देता है हेड ऑफ द ऑफिस तो गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। ये सर्विस वेरीफाई कैसे करता है, लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। इमोल्यूमेंट के रिगार्डिंग, इमोल्यूमेंट समझते हैं, उसका ग्रेच्युटी कितना होगा, उसका जीपीएफ में कितना पैसा है, जो उसको मिलने वाला लाभ है। एन एवरेज इमोल्यूमेंट प्रपोज टू बी रेकन्ड फॉर पेंशन एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पेंशन पेमेंट 10 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट देगा ना वो 10 महीने पहले देगा। क्लियर हुआ? तो याद कीजिए, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि 8 महीने पहले उसको कंप्लीट कर लेना है, ये नहीं पढ़ा था हमने, है कि नहीं। और ये सर्टिफिकेट देगा ना 10 महीने पहले देगा, हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द एम्प्लॉय शुड मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन अ फोर्टनाइट टू रिसीव द सर्टिफिकेट, ठीक है। और 15 दिन के अंदर अगर सर्टिफिकेट में एम्प्लॉय को गड़बड़ लगेगा, हाँ बोलिए सर। 10 month बिफोर किस मतलब कौन देगा? क्या चीज? सर ये जो 10 month बिफोर जो है सर्टिफिकेट जो है वो कौन देगा, मतलब रिटायरमेंट नहीं कौन, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देगा, एक्शन देगा, ठीक है। किसको देगा? एम्प्लॉय को। ठीक है, हम एग्जांपल सीपीडब्ल्यूए का लेके चल रहे हैं ना, आप लोग को पता है ना, वरना आप लोग समझिएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इक्वल टू हेड ऑफ द ऑफिस, HOO। क्लियर हुआ? है ना। और 15 दिन के अंदर क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऐसा होता ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, न तो 8 महीने पहले या 10 महीने पहले से कोई सर्टिफिकेट मिलता है और न तो रिप्रेजेंटेशन कोई देता है लिखित में, समझे। सब काम ओरल में होता है, ठीक है। चलिए, ही इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड पेंशन पेपर इन फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिहाज से, ये आप लोग देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। अलॉन्ग विद द सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? मैं सर ये बोल रहा हूँ कि फैमिली पेंशन के केस में तो फॉर्म नंबर ही चेंज हो जाएंगे ना? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्म 5 और फॉर्म 7 जो है ना, हाँ, ये फॉर्म 5 और फॉर्म 7 जो है ना, कहाँ का फॉर्म है जानते हैं? पेंशन रूल का।
हाँ सर उसी का बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे हाँ। 10 और 12 शायद मैंने कुछ लोगों को लगेगा यार कि अपने को तो ये CPWA का फॉर्म होगा या गार का फॉर्म होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पेंशन रूल्स के अंदर फॉर्म दिए गए हैं, तो उसके फॉर्म से, ठीक है। सर्विस बुक के साथ Another document complete in our respect and verification to the pay and accounts office and further processing. The head of the office, an executive engineer, has to forward the pension paper to PAO not later than 6 months before. बस ये important है लाइन, बहुत important, ठीक है। मैंने जब 6 महीने बच जाए उसके पहले उसको भेज देना है। नॉट लेटर देन का मतलब हो गया बिफोर 6 मंथ, ठीक है। He should also retain a copy of these papers for their record. बिल्कुल सही बात है। टाइमलाइन फिर से देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या कह रहा था कि 2 साल पहले काम चालू करना है, कह रहा था नहीं कह रहा था, है ना? जी सर। हेलो, है ना? सर, और ये 2 कह रहा था साल कि पहले 8 महीने के, बोलिए, CPWD बोलिए। डिपार्टमेंट, मतलब 2 साल पहले नहीं, सब में, किसी में भी हो, CPWD में नहीं, CPWD का एग्जाम्पल दिया मैंने, किसी भी ऑफिस वही में, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाँ, किसी भी ऑफिस में, हाँ, CPWD का एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। तो 2 साल पहले काम चालू करना है ना, और उसको 8 महीने रहते रहते काम खत्म कर देना है। 10 महीने जब बाकी रह जाते हैं तब उसको सर्टिफिकेट देना है, उसका 15 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन देगा, और 8 महीने खत्म होने के तुरंत बाद उसको भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। अब फॉरवर्ड करने के लिए आपको 8 महीने और 6 महीने के बीच का पीरियड दिया गया है, मतलब 6 महीने बच जाए उससे पहले उसको एजी ऑफिस को भेज ही दीजिए आप। एजी ऑफिस मतलब इसमें देखिए पाव लिखा हुआ, पाव, अपने पाव के पास, तो हम लोग जो है ना वो पाव हैं उसके, किसके? स्टेट गवर्नमेंट, ये पता है ना आप लोग को? हाँ सर। चलिए सर आगे। दे विल गिव अ कॉपी ऑफ द पेंशन कैलकुलेशन शीट टू द पेंशनर, बिल्कुल सही, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही पेंशन कैलकुलेट करता है, समझे कि नहीं, और पेंशनर को देता है तो फिर पेंशनर रिप्रेजेंट करता है, ये होता है कई बार, समझे। विच विल इंक्लूड द डिटेल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर, डेट एंड रेट ऑफ द लास्ट इंक्रीमेंट एंड स्केल ऑफ पे। तो यकीन मानिए इसमें बहुत गड़बड़ होता है, बहुत ज्यादा, मतलब जो डिवीजन से कैलकुलेट करके आता है ना उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, इसलिए तो एजी ऑफिस में ऑब्जेक्शन लगते हैं, और नहीं होती गड़बड़ तो ऑब्जेक्शन क्यों लगता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए आप, आगे क्या कह रहा है कि even after forwarding of the pension document, if the head of the office comes across any event that he may a bearing on the admissible pension, he should immediately intimate the same to the PAO। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर लग रहा है कि अगर वो पेंशन ज्यादा या कम हो सकता है पेंशन फॉरवर्ड करने के बाद में, तो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाओ को इन्फॉर्म कर सकता है, समझे कि नहीं, किसी वजह से भी, पेंशन पेपर भेजने के बाद भी, ठीक है। द हेड ऑफ द ऑफिस आफ्टर सर्टनिंग एंड एक्सेसिंग द ड्यूज समझ रहे हैं आप, उनसे वसूल किए जाने वाले। तो होता क्या ना कि जब भी पेंशन पेपर आता है ना तो 3 को सर्टिफिकेट भी आता है, मोटर कार एडवांस कोई बाकी है कि नहीं, समझे कि नहीं, उसके बाद में वो बिल्डिंग एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस कुछ बाकी है कि नहीं, और अदर कोई ड्यू है कि नहीं, समझे, उसके सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट, NDC। अगर NDC नहीं मिलेगा ना पेंशन उसको इश्यू नहीं होगा। अब मजेदार बात क्या है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि CPWD जब आप लोग पढ़ रहे थे ना तब आप लोगों ने पढ़ा था टेम्पोररी एडवांस के बारे में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं? टेम्पोररी एडवांस जो होता है, मान लीजिए कि जूनियर इंजीनियर को दिया गया था, ठीक, और वो रिटायर कर गया, है ना, रिटायर कर जूनियर इंजीनियर, तो जब रिटायर करेगा तो ये पेंशन पाएगा, है कि नहीं, और पेंशन में इसके टेम्पोररी एडवांस का जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी को तो ड्यू कहेंगे, है ना, लेकिन नहीं करते हैं लोग। इतना सयाना है कि बिना टेम्पोररी एडवांस का जिक्र किए, समझे, एक न्यू ड्यू सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देता है, और पेंशन डिपार्टमेंट क्या जानेगा कि वर्क्स का पैसा इसके पास में बाकी है, जानेगा बताइए? वो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सर्टिफिकेट पे अपना पेंशन रिलीज कर देगा। समझ रहे कि समझ रहे? उसी तरीके से मान लीजिए किसी के पास में मोटर कार एडवांस हो, ठीक है, MCA हो, किसी के पास में HBA हो, हाउस बिल्डिंग एडवांस हो, वो सबका सर्टिफिकेट देना चाहिए ना कि हाँ इसका रिकवर नहीं हुआ है, बोलिए। बिल्कुल देना चाहिए, है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ही शैल फर्निश द डिटेल टू द पाओ एटलीस्ट 2 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। वो सारा पेपर तो भेज देगा, बाकी का जो सर्टिफिकेट है ना
वो जिसमें कि कोई ड्यू बाकी नहीं है, वो 2 महीने बिफोर भेजेगा। किसको? पाओ को। दिस इज टू इंश्योर दैट द रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम द ग्रेच्युटी अमाउंट बिफोर इट्स पेमेंट इज ऑथराइज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ड्यू बाकी होता है उसको ग्रेच्युटी अमाउंट से रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन नहीं, जो भी ड्यू है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के ऊपर में टेम्पोररी एडवांस 2 करोड़ ड्यू है, ठीक है, तो उसका 2 करोड़ है भाई, ठीक है, उसका 2 करोड़ ग्रेच्युटी बनेगा? बताइए। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। तो कैसे रिकवर करे, कैसे रिकवर करेगा? तो बताइए तो जरा, कोई उपाय है उसका? चलिए, पेंशन से डिडक्ट कर सकता है। क्या बोले? पेंशन पेंशन से डिडक्ट कर नहीं सकता है होगा सर। मैडम, 2 करोड़ का 2 करोड़ का पेंशन ही नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा। दिस इज टू एनेबल द रिकवरी। हाँ, हो गया। हाँ, द हेड ऑफ द ऑफिस कैन सैंक्शन प्रोविजनल पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये प्रोविजनल पेंशन दिया जा सकता है, मान लीजिए कब दिया जा सकता है जानते हैं? जब वो या तो सस्पेंशन में हो, ठीक है, या वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम में। अच्छा, ये पेंशन पेमेंट, प्रोविजनल पेंशन जो होता है वो एक्चुअल पेंशन का 90% होता है। 90 होता है, 80 होता है जी? पेंशन वाला कोई आदमी है हमको करेक्ट करेगा? और अगर मान लीजिए कि यहाँ नहीं है लाइव, तो आप लोग में से जो भी ग्रुप में, सॉरी यूट्यूब में वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो मुझे करेक्ट कीजिए कि 90% ऑफ एक्चुअल जो होता है वो 90% है कि 80% है, ये कितना है मुझे बताइएगा, ठीक है? ये प्रोविजनल पेंशन आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कब मिलता है? तो सर 90%। अगर किसी के सस्पेंशन चार्ज चल रहे हो, हाँ, किसी का सस्पेंशन चार्ज चल रहा हो, किसी को किसी और तरह की कुछ प्रॉब्लम आ गई हो और फाइनल पेंशन उसको ना मिल पाया हो, ठीक है, तो प्रोविजनल पेंशन देना पड़ता है। इफ इट कन्विंस्ड दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फाइनलाइज द पेंशन पेपर टू बी सेंट टू द अकाउंट ऑफिस। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है और किसी वजह से उसका पेंशन पेपर को टाइमली फाइनलाइज में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो भी आपको प्रोविजनल पेंशन देना ही पड़ेगा। द सैंक्शन लेटर इन सच केसेस विल बी एड्रेस्ड टू द एम्प्लॉई विद अ कॉपी इंडोर्स टू द अकाउंट्स ऑफिसर। और ये कौन देता है पता है? ये देता है आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसीलिए प्रोविजनल पेंशन को लेकर के जो कोर्ट में केसेस होते हैं, समझे, उसमें यही होता है कि भाई कौन देगा, अथॉरिटी किसके पास में है। मान लीजिए कोई एक ऐसा आदमी है जिसको कि पेंशन मिला ही नहीं है, ना ही प्रोविजनल पेंशन मिला, उसने केस कर दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक पर्सन है एबीसी, ठीक है, रिटायर किए हुए 4 ईयर, 4 साल हो गए रिटायरमेंट के, ठीक है, और अभी तक उसको पेंशन भी नहीं मिला है, ठीक है ना। उसने केस किया, नो पेंशन, हाई कोर्ट में केस कर दिया। अच्छा, हाई कोर्ट में डायरेक्ट होता है केस, आपको पता है कि नहीं पेंशन का, ठीक है। तो पेंशन का केस जब उसने कर दिया तो इसने एक पार्टी बना दिया एजी को, एजी ऑफिस को, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने इसको प्रोविजनल पेंशन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या जवाब देंगे बताइए तो जरा? डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, कुछ नहीं। हाँ, सर प्रोविजनल पेंशन तो उसका डिपार्टमेंट देगा ना। यहाँ पे लिखा तो वो हेड ऑफ द ऑफिस, देखिए लिखा हुआ, समझ गए? जी सर। हाँ सर। है ना। तो हेड ऑफ द ऑफिस अगर प्रोविजनल पेंशन नहीं दे तो इसमें एजी ऑफिस क्या करेगा? एजी ऑफिस का कोई रोल नहीं है। सर तो प्रोविजन बोलिए, बोलिए। पेंशन जो प्रोविजन पेंशन जो मिलता है वो किस किस कंडीशन में मिलता है? पहला तो कंडीशन बता दिया ना आपको कि अगर किसी वजह से उसका पेंशन पेपर फाइनलाइज करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा बता दिया कि सस्पेंशन में है, ओके सर। ठीक है। तीसरा कि इसका ड्यू रिकवर नहीं किया गया, जबकि आपको ड्यू भी 2 साल पहले रिकवर कर लेना है। यहाँ जो आपको ड्यूज के बारे में कहा गया है, समझे कि नहीं, इसके बारे में, ये वाला ड्यू के बारे में, इसको आपको 2 साल पहले रिकवर कर लेना है। अगर आपने ड्यू रिकवर नहीं किया है टाइम पे, तो आप कहेंगे कि नहीं हमने ड्यू रिकवर नहीं किया है तो उसका पेंशन पेपर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप समझिए आपको प्रोविजनल पेंशन देना ही पड़ेगा। और ये प्रोविजनल पेंशन कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, 90% के आसपास है। और इफ आई एम रॉन्ग सम मे करेक्ट मी। हाँ बोलिए। सर उस पे सर चाहे वो ड्यूज है उस पे फिर भी उसको देना ही पड़ेगा, पेंशन मैंडेटरी है। बिल्कुल देना पड़ेगा प्रोविजनल पेंशन। आपको ड्यू रिकवर करना था 2 साल पहले, काहे नहीं किया आपने रिकवर? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? हेड ऑफ द ऑफिस का। पहली पारा में तो लिख दिया उसने, आपको 2 साल पहले सब। क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल राइट है। पेंशन तो फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, मैंने कहा था अभी आपको, आर्टिकल 21 बताया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं क्या, रोल ऑफ पाओ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोल ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, है ना। हेड ऑफ द ऑफिस ने उसको टाइमली भेज दिया है आपके पास में, है ना। अब अपन क्या देखेंगे कि जब पाओ को मिल गया, अब पाओ क्या करेगा, देखिएगा भाई पाओ क्या करेगा। तो
क्या रहा है, ठीक है। द पे एंड अकाउंट ऑफिस ऑन रिसीविंग ऑफ द पेंशन पेपर विल वेरीफाई द सर्विस रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा, ठीक है, एंड अप्लाई प्रिस्क्राइब्ड चेक विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल पेंशन रूल्स एंड असेस द अमाउंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट। अमूमन यही होता है, वहां से कैलकुलेट करके आता है और हम लोग उसको 90% केस में सही होता है, ठीक है। द पाव कंसर्न कीपिंग इन माइंड दैट द इंटेंशन इज नॉट टोटल ओवरहॉल और ऑडिट द एंटायर सर्विस बुक। ये आपका बनेगा एमसीक्यू। क्या बनेगा कि जब पाव के पास में आएगा तो उसका टोटल ओवरहॉलिंग नहीं करना है, टोटल ऑडिट नहीं करना है, समझ गए, केवल टेस्टेड करना है, देख रहे हैं, बट ओनली स्क्रूटनी करना है, ओनली अ स्क्रूटनी, लिमिटेड स्क्रूटनी करना है, देख रहे हैं आप, टू द लिमिटेड पर्पस। व्हाई? क्योंकि फंडामेंटल राइट है ना। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द पेंशन पेपर, एनी डेफिशिएंसी और इम्परफेक्शन और ओमिशन विल स्टिल रिमेन इन द सर्विस रिकॉर्ड, विल बी इग्नोर किया जाएगा। देख रहे हैं आप, ये आप लोगों ने कभी सोचा होगा, आप लोगों ने सोचा जैसे कोई ऑब्जेक्शन दिखे उसको भेजो रिटर्न करके, है ना, देख रहे हैं। हेलो, यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर। क्या रिपीट कर दे मैम, बोलिए। ये जो ये अभी बताया ना सर, पाव का जो रोल है वो एक बार, क्योंकि नेटवर्क की वजह से हाँ। सुन नहीं पाए सर। तो हेड ऑफ द ऑफिस है ना मैडम, जब आपके पास में भेज देगा तो आपको सर्विस रिकॉर्ड को चेक करना है ना। ये देखिए रिकॉर्ड चेक, ठीक है, पेंशन रूल के हिसाब से, लेकिन टोटल ओवरहॉलिंग नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, देख रहे हैं, टोटल ओवरऑल नहीं करना है, ना ही पूरा ऑडिट करना है, देख रहे हैं, सर्विस बुक ऑडिट नहीं करना, बट ओनली स्क्रूटनी लिमिटेड टू द इमीडिएट पर्पस ऑफ ऑन हैंड, समझ रहे हैं। और अगर कोई डिफिशियंसी पाई गई, एनी डिफिशियंसी और इम्परफेक्शन और ओमिशन कुछ भी अगर मिलता है, समझ रहे हैं, विच स्टिल रिमेन द सर्विस रिकॉर्ड विल बी इग्नोर किया जाएगा। ऐसा आपने सोचा था? नो सर। नहीं सोचा था ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना। तो इग्नोर कर देंगे अपन, क्वालिफाइंग सर्विस को गिन लेंगे, विल बी प्रोसीडेड विद ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज इन द सर्विस बुक, है ना। और आपको उसके सर्विस बुक में जो एंट्री है उसको फाइनल मानना होगा, है ना। इसलिए होल एंड सोल कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेड ऑफ द ऑफिस, है ना। पावर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वॉट एवर द डिग्री ऑफ द परफेक्शन टू ब्रिंग देम बाय दैट टाइम, किसी भी तरह का परफेक्शन हो जाए उसको फाइनल मान लेना होगा। However, for any such checks of the correctness of the post emolument, the check should be the minimum check करना है, minimum, ठीक है, that is absolutely necessary and it should उतना चेक जितना कि absolutely necessary उतना तो करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। and it should in the any case no go back, देख रहे हैं, तो period earlier than a maximum of 24 months preceding the date ऑफ रिटायरमेंट, समझ रहे हैं। अगर आपका 24 महीने से ज्यादा का समय है, समझ रहे हैं, 24 महीने मतलब 2 साल हो गए ना, 2 ईयर, है ना। हाँ, yes, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आप सर्विस रिकॉर्ड में चेक करेंगे ना, वो केवल पिछले 2 साल का डाटा ही चेक करेंगे, समझ रहे हैं, ये कहा गया था। देखिए, सर्विस बुक चेक करेंगे तो सर्विस बुक तो पूरे इंटायर सर्विस का होगा कि नहीं होगा। और आप क्या करेंगे कि 2 साल से पहले का नहीं, नॉट बिफोर 2 ईयर्स, ओके, समझे। ठीक है सर। 2 साल से पहले का सर्विस बुक आपको चेक नहीं करना है। हाँ बोलिए। लास्ट 2 साल। हाँ, आप उसके सर्विस बुक में खोजेंगे ना, तो जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन से आपको नहीं देखना है, समझ गए। सर लास्ट 2 साल, हाँ, नाम आप चेक कर लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन पिछले 2 साल से अधिक के रिकॉर्ड को आपको चेक नहीं करना है। क्या? लास्ट के 2 साल करने ना सर, रिटायरमेंट के। हाँ, लास्ट के 2 साल, एनी 2 ईयर नहीं है, लास्ट के 2 साल, ठीक है, लास्ट 24 मंथ। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और कई लोगों को कंफ्यूजन भी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। द पेंशनरी बेनिफिट एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम्बेंट विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द रेलेवेंट रूल्स एंड नेसेसरी एंट्रीज इन द पेनल
बेनिफिट रजिस्टर, एक है आपका पास में टर्मिनल बेनिफिट रजिस्टर है, समझे? उसमें आप कोई भी इनकम्बेंट को एंट्री कर लीजिए। इनकम्बेंट का मतलब छूटा हुआ कुछ भी अगर छूट गया है सर्विस रिकॉर्ड में, आप उसको एंट्री कर लीजिए, ठीक है। विद रिगार्ड टू द इंटाइटलमेंट, समझ रहे हैं? नेसेसरी एंट्री विद रिगार्ड टू द ऑथराइजेशन एंड इंटाइटलमेंट शैल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक अंडर द सिग्नेचर ऑफ पाओ, ठीक है, टू अवॉइड डबल पेमेंट। इसमें क्या करना है, सर्विस बुक में आपको इसलिए सिग्नेचर करनी पड़ती है ताकि आप कहीं भी डबल पेमेंट ना कर दें, समझ गए? और किसको किसको साइन करना है, किस वाले मामले को? ऑथराइजेशन जो आपने ऑथराइज किया है उसको। तो एक ऑथराइजेशन की एंट्री होती है, ये पता है ना आप लोगों को, है ना? ना सर। टर्मिनल बेनिफिट रजिस्टर में एक ऑथराइज इंटाइटलमेंट की एंट्री होती है सर्विस बुक में, देख रहे हैं आप? और उसको फिर आपको पाओ से साइन लेना पड़ता है to avoid double payment. Here, the PAO concern after applying the necessary check prepare the pension payment order, the PPO बनता है in the proforma given in कैम 52. ये आपका तीसरा MCQ है, कैम 52. जो आपका पीपीओ बनता है, जो आपने हमेशा देखा होगा अपने ऑफिस में पीपीओ, वो आपका कैम 52 है. ये समझ में आई बात है ना? ठीक है. जी सर. और जब आप पीपीओ बनाएंगे द सेम फॉरवर्ड टू द सीपाओ अंडर स्पेशल सील अथॉरिटी. देख रहे हैं? चलिए आगे देख लेते हैं. तो अभी क्या किया आपने? अभी तक हम देखिए वह सिर्फ रिवीजन में आ जाते हैं. ठीक है, रिवीजन हम यहाँ से कर लेते हैं और हम रीडिंग से करेंगे. पहले हेड ऑफ द ऑफिस ने क्या किया भाई, उसको 6 महीने तक में, ठीक है, तो उसको पाव को भेजा है. भेजा कि नहीं भेजा है ना? हेड ऑफ द ऑफिस ने क्या किया है, इसको भेजा पाव को, है ना? और कितने में? 6 मंथ, 6 मंथ. ठीक है. और पाव ने क्या किया, उसको सी पाव को भेजा. किसके साथ में? स्पेशल सील अथॉरिटी के साथ में, एसएसए के साथ में. ठीक है. इस वाले फॉर्म में, अच्छा एसएसए के साथ में क्या भेजा? पीपीओ, एसएसए प्लस पीपीओ. पेंशन पेमेंट ऑर्डर, है ना? और किस में भेजा? कैम 52 में. अभी क्लियर समझ में आई बात आप लोग को, है ना? बताइए. हाँ सर. बोलिए, है ना? Yes. फिर से यहाँ जाते हैं. हाँ चलिए. The pensioner portion as well as the disbursed portion should be got printed in a book form, ठीक है, with a thick close bound cover. देख रहे हैं? The amount of gratuity determined by the accounts officer should also be intimated to the head of the office along with the details of the other retirement benefit. तो मैं आपको बता दूं कि बुक फॉर्म में जो थिक क्लोज बाउंड कवर वाज नहीं होता है, उसके लिए प्लास्टिक फोल्डर में उसको दे दिया जाता है. समझ गए? आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी अपने ऑफिस में, जो आपका जाता है ना सीपीओ, वो प्लास्टिक फोल्डर में चला जाता है. समझ गए? Yes, sir. आगे देख लें. हाँ. फॉर द प्रिपरेशन टू बी सबमिटेड टू द पावर ऑफ पेमेंट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका लाइन जो है वो कीवर्ड है. ठीक है. फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑफ द करेक्टनेस एंड कैलकुलेशन ऑथराइजेशन ऑफ डिजिटल पेंशन इज दैट ऑफ पाओ. समझ गए? पेंशन सही है या गलत, स्टेट गवर्नमेंट के मामले में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑफिस की, है ना? फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है. पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो आपका है यहाँ पे एचओ की है, पाओ की है, सीपाओ की है. ठीक है. या पेंशन कैलकुलेट करने वाले अकाउंटेंट की है. जवाब होगा पाओ की है. ठीक है. The paying account officer should issue the pension payment order authorization at least 1 month in advance. At least 1 month in advance. 1 महीने पहले इसको कम से कम भेजना होगा. किसको? सिपाओ को. तो यहाँ पे 6 महीने पहले उसको मिला था और उसको यहाँ पे कितना भेजना है? 1 मंथ. किसको भेजना है? सिपाओ को. अपन कितना दिन भेजते हैं? 15 दिन में. पता है कि नहीं आपको? एजी ऑफिस यहाँ तो 6 महीने पहले मिला, 1 महीने पहले भेजना है, तो 5 महीने का टाइम पाओ को मिलना चाहिए.
मिला नहीं 5 महीने का? हाँ है कि सर नहीं? हाँ सर। पर अपन खाली 15 दिन भेज देते हैं, है कि नहीं? बताओ जी, तो जानता सर। तो है ना, 15 दिन भेजते हैं ना हम लोग। हाँ सर। चलिए, अब एक महीने पहले चला गया है सिपाव को, 1 मंथ बिफोर, ठीक है। अब सिपाव क्या करेगा तो देख लो। सिपाव विल फर्निश टू ईच पाव एनुअली, ठीक है। फर्निश करेगा द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर का मतलब क्या हो गया? 1 नवंबर से 15 नवंबर, ठीक है। सिपाव क्या करेगा? हर एक पाव को देगा, क्या देगा वो इसमें आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ रनिंग सील नंबर, समझ गए? तो सिपाव दे रहा है किसको? एवरी पाव को, ठीक है। क्या दे रहा है? रनिंग सीरियल नंबर, RSN दे रहा है, समझे? टू बी अलॉटेड टू पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। किस पर्पस के लिए दे रहा है? PPO के लिए, ठीक है। और टू बी इश्यूड बाय देम ड्यूरिंग द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, और वो जो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जो मिल रहा है वो कब के लिए मिल रहा है? वो मिल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए, कैलेंडर ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? हाँ या ना बताइए। यस सर। देखिए लिखा, दीज नंबर था टू बी इशूड ओनली अप टू 31 दिसंबर, तो हमने लिख दिया ना नीचे में, each year with the serial number remaining unused with PPO issuing authorities as on 31 दिसंबर being frozen। और जो 31 दिसंबर को जो भी RSN है, ठीक है, रनिंग सीरियल नंबर, इसको PPO नंबर भी कहा जाता है, अनयूज्ड है, वो फ्रोजन हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? ऑन 31 दिसंबर लिख रहा है अनयूज्ड, ठीक है, PPO नंबर will be filled। क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना? However, the new number supplied by the CPAO office will be allocated in respect of pension payment order issued on or after 1st January each year, ठीक है। Respective of actual date of retirement, माने कि आपका जो PPO मिला है, समझे, उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं, डेट ऑफ इशू से लेना देना है, समझ गए? ये जो PPO नंबर है, ठीक है, वो डेट ऑफ इशू ठीक है, से लेना देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट से नहीं। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट को DOR कर देते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेना देना उसका नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना? ये वही यहाँ लिखा हुआ, द क्राइटेरिया फॉर इशू न्यू सीरियल नंबर विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ द पेंशन पेमेंट ऑर्डर एज नो रिलेवेंस विद द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है। क्लियर हुआ है ना? द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ नंबर, ईच PPO कंप्राइजेस 12 डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना डिजिट का PPO होता है? 12 डिजिट। कितना डिजिट का होता है? 12 डिजिट। आपका आधार कार्ड कितना डिजिट का होता है? 10 डिजिट की 12 डिजिट? आधार कार्ड 16 डिजिट 12 सर। 12 डिजिट का होता है ना? हाँ हाँ, सॉरी। बस समझिए कि आपका पेंशनर का ही आधार कार्ड है, समझ गए? हाँ सर। पेंशनर का आधार कार्ड है ये PPO नंबर, ठीक है, 12 डिजिट का है, ठीक है ना? उसमें से क्या है वो देख लीजिए, फर्स्ट 5 डिजिट, ठीक है। क्या करता है? इंडिकेट द कोड नंबर ऑफ PPO, है ना? ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, तब मैंने इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था। आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ ये गलत मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
इश्यूइंग अथॉरिटी, नेक्स्ट 2 डिजिट, तो 5 हो गए यहाँ पे, है ना। तो कैसे चलता है सीक्वेंस इसका वाला, इधर में हम लिख देते हैं, ठीक है, 5 और फिर 2, है ना। तो 5 क्या हो गए, कोड, ठीक है। 2 डिजिट क्या हो गए, नेक्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट द ईयर, ठीक है, तो वो ईयर हो गए, ठीक है। एंड आफ्टर दिस द 4 डिजिट इंडिकेट द सिक्वेंशियल नंबर ऑफ द पीपीओ, ठीक है। 4 जो है सीक्वेंस है, तो 5 2 7 4 11, अच्छा 11 होगा ना। हाँ सर। और लास्ट डिजिट जो है वो कंप्यूटर नंबर है, ठीक है। यहाँ 1 जो हो गया वो कौन सा हो गया, कंप्यूटर नंबर। टोटल हो गए कितने, 12 डिजिट। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो ईयर है वो कौन सा डिजिट होता है, अब उम्र यही क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। तो आपको उसमें से ये नंबर मिल गया है, मान लीजिए ये देख लीजिए 709650, है ना। इसमें से पहला 5 डिजिट कर दें, 1 2 3 4 5, ईयर कौन सा हो गया, 06, ये कब बना है, साल 2006 में। ये आपका क्वेश्चन पूछा, क्लियर हुआ जी समझ सर। गए ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यस सर। क्योंकि आपको ये पहला 5 डिजिट पूछा ही नहीं जा सकता, आपको इतने सारे पीपीओ नंबर याद करने पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 डिजिट आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपका सीक्वेंस नंबर क्या है। सीक्वेंस नंबर हर साल चेंज होता है ना, कोड चेंज नहीं होगा, ठीक है, पर सीक्वेंस नंबर तो चेंज होगा, है कि नहीं। और कंप्यूटर नंबर कुछ भी हो सकता है, तो जो फिक्स है वो क्या है, ईयर। ईयर कहाँ पे रहेगा, वो ये वाला रहेगा, है ना। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ये एजी मध्य प्रदेश का है, ठीक है, 130वां पीपीओ है, राइट, और कंप्यूटर नंबर है 2, है ना। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा पूछा जाएगा, ईयर, ठीक है। तो चलिए हम एक बात पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा किसमें से ईयर कौन सा होगा, अभी तुरंत, बिना लेट किए, है ना। चलिए हम नंबर 1 डाल रहे हैं, राइट। नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 2 2, ठीक है। उसके बाद में 6 7 8, 2022 कितने डिजिट हो गए, 2022 हो गया सर। 12 डिजिट हुए, हाँ। पहले बताइए 12 डिजिट हुआ कि नहीं हुआ, हो गए। नहीं हुआ ना, तो 0 डाल दे, चलो। पर 0 ये होगा, बताइए 0 होगा, लास्ट डिजिट 0 पॉसिबल है, नहीं सर, 1 या 2 होगा सर, 1 या 2 यस होगा। सर। ये लास्ट डिजिट 0 पॉसिबल नहीं है, 1 ये और भी 2। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नहीं, वो 4 5 भी हो सकता है, कंप्यूटर तो आपके पास जितने चाहे उतने हो सकते हैं ना। 1 से 9 तक होगा सर कोई भी। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक, लेकिन बिल्कुल, 12 डिजिट का ही बनाना है ना। हाँ 12 डिजिट ही बनाना है, पर लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, ये बताइए। नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, नहीं। क्यों नहीं हो No, सकता sir. है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपको कंप्यूटर नंबर देना है ना। आप जब अंडरलाइन कीजिएगा तो ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, समझे, और फिर ऐसे, है ना, मेरी तरह अंडरलाइन मत कर दीजिएगा। तो ये तो 6 7 8 9 है ना, फिर लास्ट में 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 4 डिजिट मिला करके होगा, इसका सीक्वेंस हो जाएगा 6 7 8 9, ठीक है। और लास्ट डिजिट हो जाएगा 1 या जो भी होना चाहिए। तो इस साल कौन सा हो गया, 22, है ना, साल 2022। और कंप्यूटर नंबर कौन सा हो गया, 1, है ना। ये कौन सा नंबर हुआ, पहला वाला पीपीओ नंबर, नहीं पीपीओ नंबर नहीं हुआ, क्या हुआ, कोड, पीपीओ कोड हुआ, कोड नंबर। कोड। है ना, पीपीओ कोड। और ये 4 डिजिट जो हुए कौन से नंबर हुए, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस। है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात, है ना, बताइए, यस सर। हाँ समझ गए। है ना। चलिए यस सर। तो बट हाँ चलिए, ये 7.3.4 जो है, इन ऑर्डर दैट पेंशन इज डिसबर्स टू द पेंशनर ऑन ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट में पेंशनर को पेंशन डिसबर्स करने के लिए द वेरियस अथॉरिटीज इन्वॉल्व विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल, ठीक है। अब ये टाइम शेड्यूल आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है टाइम शेड्यूल में। देखिए, पीपीओ इश्यूइंग अथॉरिटी कौन करेगा भाई,
डिस्पैच डिलीवरी ऑफ पीपीओ बाय अकाउंट ऑफिसर टू सेंसी पाओ इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक और टू द, इसमें कुछ क्लियर नहीं लिख रहा है, ये प्रिंट क्लियर नहीं आया है। क्योंकि मैं जब बुक खोलने दीजिए मुझे, इसमें प्रिंट क्लियर नहीं है। पे एंड अकाउंट ऑफिस ही है सर। हाँ वो तो है ही, लेकिन इसमें प्रिंट पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। पीपीओ इश्यूइंग अथॉरिटी, ठीक है। 7.3.4 तो यहाँ पे जो लिख रहा है पीपीओ इश्यूइंग अथॉरिटी, उसमें क्या लिख रहा है, डिस्पैच डिलीवरी ऑफ पीपीओ बाय अकाउंट ऑफिसर, मैं अपने बुक में देख रहा हूँ, ठीक है, टू सिपाओ अकाउंट ऑफिसर इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक और द पेमेंट ऑफ थिंग ड्रॉ पेंशन फ्रॉम डिपार्टमेंटलाइज्ड इन अकाउंट द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग ऑफ द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ये यहाँ पर नहीं लिख रहा है, यहाँ पे देखिए छूट गया ये, ठीक है। यहाँ है लास्ट वर्किंग डे, ठीक है, कौन से, प्रीसीडिंग ऑफ द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब अगर कोई मार्च के महीने में रिटायर कर रहा है तो उसका जो होगा वो 28 फरवरी को होगा। क्लियर हुआ? बोलिए। नहीं सर, किसी बताइए। अरे भैया कोई अगर 31 मार्च को रिटायर करेगा, ठीक है, इसको डेट से समझिए, अ पर्सन रिटायरिंग इन 31 मार्च, ठीक है, अ पर्सन एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, रिटायरिंग ऑन 31, ठीक है। अब आप बताइए, इसके हिसाब से समझते चलेंगे, ठीक है ना। भैया इरेज कर देते हैं इसको, चलो। हाँ मिट जा भाई। पर्सन रिटायरिंग कर रहा है 31 मार्च को, तो पीपीओ इश्यूइंग अथॉरिटी जो है ना, वो क्या करेगा, 28 फरवरी तक उसको भेज देगा। मेरा स्क्रीन मत देखिए, बुक देखिए, बुक में पूरा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कटा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। उसमें अगला लिखा हुआ है कि सेंट्रल पे एंड अकाउंट ऑफिस डिस्पैचिंग द पीपीओ बाय सेंट्रल पे एंड अकाउंट ऑफिस टू द लिंक ब्रांच, ठीक है। और लिंक ब्रांच को कब देगा ये, 20th ऑफ द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अब यहाँ पे कौन सा डेट पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा 20 मार्च। आदमी कब रिटायर कर रहा है, 31 मार्च को, 31 मार्च। है ना। तो ये क्या है, पीपीओ इश्यूइंग अथॉरिटी 28 फरवरी तक पीपीओ इश्यू कर देगा, ठीक है, और पीपीओ चला जाएगा लिंक ब्रांच को 20 मार्च तक। क्लियर है ना। और लिंक ब्रांच क्या करेगा, टू पेइंग ब्रांच, लिंक ब्रांच जो है टू पेइंग ब्रांच, तो 23 तक दे देगा, है ना, मतलब कि 23 मार्च तक पेइंग ब्रांच को चला जाएगा। क्लियर है? जी सर। है ना। और पेइंग ब्रांच 31 मार्च को उसको पेमेंट कर देगा भाई। इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च को क्रेडिट हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू डेट। पर ये 31 मार्च को अगर रिटायर करेगा तो 31 मार्च को पेंशन मिलेगा जी, 1 महीना बाद मिलेगा। ड्यू डेट उसका कौन सा होगा, अगर कोई 31 मार्च को रिटायर कर रहा है तो उसका ड्यू डेट कौन सा होगा, 31 मार्च होगा कि 1 अप्रैल होगा? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल होगा ना। जी सर। तो हमने लगता है गलत कर दी, ठीक है। रिटायरिंग ऑन 31 मार्च, रिटायरिंग ऑफ को मिटाना होगा और हमको करना पड़ेगा 28 फरवरी, ठीक है, इरेज करते हैं, ठीक है। रिटायरिंग ऑन 20th फेब, 20th फेब को रिटायर कर रहा है, ठीक है, और 20th फेब से ही चालू हो, जिस दिन रिटायर हो रहा है उसी दिन उसका पीपीओ इशू हो जाना चाहिए। अब समझ गए? पीपीओ अथॉरिटी जो इशू करेगी उसी महीने में करेगी, उसी डेट को, जिस डेट को हाँ retire बिल्कुल होगा। उसी महीने की, हाँ जिस डेट को रिटायर करेगा उसी महीने, ठीक उसी है। दिन पीपीओ और फिर 20 मार्च तक लिंक ब्रांच को चला जाएगा, 23 मार्च तक पेइंग ब्रांच को, और 31 मार्च को उसको क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? है ना। चलिए नीचे उतर जाते हैं।
7.3.5 the pension PPO issuing authority central power office and link branch will keep the pensioner informed। तो हर बार क्या होगा कि पेंशनर को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, इश्यू ऑफ पीपीओ कर दिया गया है। एंड अबाउट इट सब्सिक्वेंट मूवमेंट इन ऑल स्टेजेस, हर जगह जहां भी वो मूव करता जाएगा, ठीक है, पेंशनर इन्फॉर्म होता रहेगा, ठीक है। बोलिए, बात समझ में आई? जी दोबारा बताइए। है ना, ये लास्ट लाइन यही है कि जहां जहां ये आपको 4 स्टेज मिले हैं ना ऊपर में, ये ऊपर का जो 4 स्टेज है जो आपने अभी देखा है, जो कि बॉक्स में था, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए पीपीओ इशू करेगा, हम उसको ग्रीन से ले लेते हैं। पीपीओ इशू करेगा 28 मार्च को, सेंट्रल पावर उसको देगा 20 मार्च को, लिंक ब्रांच को भेज चुका होगा, ठीक है। लिंक ब्रांच 23 मार्च को पेइंग ब्रांच को दे देगा, और पेइंग ब्रांच जो है तो 31 मार्च को उसका अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ठीक है सर। है ना। ये हर स्टेज में उसको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, क्लियर है? सर पहले जो है हाँ। कंसर्न पीपीओ सीपीपीओ को देगा ना सर, सी पाव को कंसर्न जो हाँ, पाव बिल्कुल। है वो हाँ। सी पाव को देगा 28 फेब को। फिर बिल्कुल, सी पाव जो है फिर बिल्कुल बिल्कुल सी पाव लिंक ब्रांच को भेजेगा लिंक 20 ब्रांच मार्च को। को, वहां से जो अच्छा पेइंग ब्रांच को भेजेगा 23 मार्च को, है ना, लिंक ब्रांच पेइंग हाँ, ब्रांच, और फिर पेइंग ब्रांच जो हाँ। 31 मार्च को पेमेंट कर देगा, राइट। बिल्कुल सही। जबकि रिटायर हुआ वो 28 फरवरी को। अच्छा, मतलब जब वो रिटायर हो रहा है समझ उसी गए? समय से ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उसके पहले से नहीं, बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल नहीं। राइट। रिटायर्ड ऑन 28 फेब, है ना, क्योंकि ड्यू डेट तो 31 मार्च हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मतलब लाइव क्लास में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि लाइव क्लास जो होता है ना, उसमें क्लास एंड होने के बाद में आपके डाउट रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, वो एवरीडे होता रहता है, ठीक है ना, एक डाउट रिमूवल सेशन होता है एवरीडे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस में अवेलेबल नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी ये आपके लिए अवेलेबल है और अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो। आज भी जो ये क्लास हुई है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है और इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर मेरे वीडियोस को देखने के बाद में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से जो बेस्ट व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, और हर एक रेगुलर व्यूअर को वन व्यूअर एवरी वीक, ठीक है, उनको मैं लाइव क्लास में आने का मौका दूंगा। तो आप लोग वेलकम है, 1 व्यूअर एवरी वीक, ठीक है। तो आप लोग उसको लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग रेगुलर जो लाइव क्लास चलती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये यूट्यूबर से मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो इस अभी तक कुल 3 लोगों को मौका मिल चुका है, टोटल 3 लोग अभी तक एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ Thank बोलना you, चाहते sir. हैं तो बोलिए, थैंक यू सर। एंड बाय।